हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं अपने चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर आप सीबीएसई ही स्टूडेंट्स के लिए करते हो मोस्टली। तो आज मैं जितने भी मेरे आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में आए हैं, उनके लिए उन्हीं की बुक जो इकोनॉमिक्स की है, फ्रैंक आईएससी बोर्ड, उनका फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो आपके कोर्स में नहीं है, तो सेकंड चैप्टर जो है वही फर्स्ट चैप्टर है, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, वो स्टार्ट करूँगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरे किसी भी लाइव बैचेस में ज्वाइन होना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, तो उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। वो नंबर आपको डिटेल में नीचे मिल जाएगा। चलिए, the fundamental question which economic theory seeks to explain is why is that goods command price and why some goods are expensive while others are cheaper। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है इकोनॉमिक की थ्योरी में कि हम गुड्स में प्राइस की क्या वैल्यू है। कुछ गुड्स महंगे होते हैं और कुछ गुड्स सस्ते होते हैं। The broad answer to this question is that goods have price because on the one hand they are useful and on the other hand they are scarce in relation to the amount which people would like to have। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसकी कीमत इसीलिए होती है, इसकी प्राइस इसीलिए होती है। पहली बात तो ये गुड्स यूज़फुल होते हैं, इस्तेमाल करने लायक होते हैं, और दूसरा ये हमारे स्कार्स होते हैं, यानी कमी होती है रिसोर्सेज की। People will not be prepared to pay a price for the goods unless they are useful to them। इंसान उस गुड्स की कीमत जब तक नहीं देगा या जब तक खरीदेगा ही नहीं जब तक वो उसके यूज़फुल नहीं है, उसके काम की नहीं है। Similarly, goods may be very useful, but if they are freely available in an unlimited amount, they cannot command a price। इसी तरीके से अगर गुड्स यूज़फुल तो है लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल है, उसकी कोई प्राइस नहीं है, तो उस पर जो हमारा कीमत है वो कमांड नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एयर है, एयर हमारे लिए वेर यूज़फुल है लेकिन ये स्कार्स नहीं है, इसीलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। तो दोनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। गुड्स लाइक एयर जो हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्यों फ्री गुड्स कहा जा रहा है, गॉड गिफ्ट कहा जा रहा है, फ्री गुड्स कहा जा रहा है, और उनकी कोई कीमत नहीं होती क्योंकि ये स्कार्स नहीं है हमारे पास। बाय कॉन्ट्रास्ट इकोनॉमिक गुड्स आर स्कार्स एंड दे कमांड अ प्राइस। ऐसे गुड्स जो कम है, लिमिटेड है, तो उसकी एक कीमत भी होती है। थस इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते हैं? कपड़े हैं, फूड है, कार है, इनकी एक प्राइस होती है क्योंकि ये यूज़फुल भी हैं और ये स्कार्स भी है, यानी कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से कम है हमारे पास। इट इज़ ओनली बिकॉज इकोनॉमिक गुड्स आर यूजफुल डेट दे आर डिमांड बाय पीपल एंड ओनली बिकॉज दे आर स्कार्स दैट सेलर आर प्रिपेयर्ड टू सेल देम एट अ प्राइस। इकोनॉमिक गुड्स यूज़फुल है, काम करने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है, और वो स्कार्स हैं इसीलिए उसकी एक कीमत है। बट usefulness and scarcity are only the underlying forces। Usefulness expresses itself in the form of demand by buyer and scarcity expresses itself in the form of supply by seller। अब ये जो आपका यूज़फुलनेस है और स्कार्सिटी है, ये अंडरलाइन फोर्सेज है आपस में। यूज़फुलनेस बताता है कि जो बायर है उसके लिए क्यों खरीद रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है, और स्कार्सिटी बताता है कि जो सेलर है वो किस तरीके से उसे बेचेगा। Therefore, prices of goods and services in a free enterprise economy are determined by the interaction of forces of demand and supply। इसीलिए जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी जो कीमतें होती हैं वो मार्केट में जो डिमांड चल रही है, मार्केट में जो सप्लाई चल रही है, उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इनफैक्ट डिमांड एंड सप्लाई आर द टू इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसीलिए जो डिमांड एंड सप्लाई है वो दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं इकोनॉमिक एनालाइज करने के लिए। डेट इज़ वाई इट वॉज सेड long time back that you can turn even a parrot into an economist। all he must learn are the two words demand and supply। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक तोते को भी इकोनॉमिक्स बना सकते हो, बस उसे डिमांड और सप्लाई के बारे में आना चाहिए। This humor has been handed down for decades in introductory economic courses while not literary too। मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है, समझने वाली बात है। It does
पॉइंट आउट हाउ सेंट्रल द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर टू इकोनॉमिक एनालाइज, यानी कि ये बता रहा है कि कितना ज़रूरी है आपको ये समझना कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। In this chapter, we will explain the various fact of demand, the fact of supply, and a related fact will be taken up in a later concept. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमारे लिए है मीनिंग ऑफ डिमांड। Demand for a commodity refers to the quantity of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। देखिए डिमांड में तीन चीज़ों का मिक्सचर है। कौन कौन सी? डिज़ायर यानी कि इच्छा, विलिंगनेस टू स्पेंड यानी कि खर्च करने की इच्छा, और परचेजिंग पावर यानी उतना पैसा होना। तो उन तीनों चीज़ों को मिला दोगे तो हमारी क्या है? डिमांड। यानी डिमांड रेफर्स टू अ डिज़ायर ऑफ ए कम्युनिटी, किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा, खर्च करने की इच्छा और उतना पैसा होना। तो यहाँ पे द फॉलोइंग रिमार्क्स नीड टू बी नोटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। ये सारे रिमार्क्स आपको आने चाहिए इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहला, इन कॉमन लैंग्वेज द टर्म डिमांड एंड डिज़ायर आर यूज टू कन्वे द सेम मीनिंग, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज नॉट द सेम थिंग एज डिज़ायर फॉर इट। हमारी भाषा में जो हम डिमांड बोलते हैं और डिज़ायर बोलते हैं वो एक ही तरीके की मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है कमोडिटी की और डिज़ायर है वो एक नहीं होता। डिज़ायर इज़ जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, इट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ हैविंग समथिंग। डिज़ायर का मतलब कि यार मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास 2 4 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ये डिज़ायर है, इच्छा है। लेकिन डिमांड रेफर्स टू बोथ, डिज़ायर भी, उसको आपने परचेज़ भी किया और परचेज़ करने लायक आपके पास पैसे भी हैं, तब वो क्या बनेगी? डिमांड बनेगी सर। इट इज़ ओनली व्हेन डिज़ायर इज़ बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड पावर टू पे दैट गिव राइज टू डिमांड। डिमांड जब ही बनेगी जब जो आपकी इच्छा थी, खर्च करने की इच्छा थी और आपके पास पैसा था। इन अदर वर्ड्स डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर, अ डिज़ायर अनकम्पेड बाय द विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज। डिज़ायर ही आपकी जो इच्छा है, आपको जब किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा नहीं होगी तो विलिंगनेस भी नहीं होगा, और विलिंगनेस नहीं होगा तो आप खर्च करने के लिए उस पर सोचोगे भी नहीं। थस अ डिज़ायर टू बाय अ गुड, किसके पीछे? विलिंगनेस होनी चाहिए और खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो आपकी क्या बनेगी? एक इफेक्टिव डिमांड। फॉर इंस्टांस आई मे हैव द डिज़ायर फॉर अ कार, मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूं, बट ये डिमांड कब तक नहीं बनेगी? जब तक मेरी विलिंगनेस नहीं होगी और उतना पैसा नहीं होगा कार को खरीदने के लिए। तो ये तो आपका पहला पॉइंट दे रखा है। Second, demand in economics is always at a price. It makes no sense if it is not related to a price. Demand economics में एक price पर depend करती है। अगर price नहीं है उस चीज़ की तो demand फिर कोई मतलब नहीं है। For example, we may be willing to purchase a shirt if it is available for 500, but we may not buy if at all if the shirt is priced 800। अगर आपकी जो शर्ट है उसकी कीमत 500 रुपये है तब आप खरीदोगे, 800 ही तो नहीं खरीदोगे। मोर ओवर डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ अ कम्युनिटी विल बी डिमांडेड डिफरेंट प्राइस। मतलब कि कोई चीज़ महंगी है तो कम खरीदोगे, सस्ती है तो ज़्यादा खरीदोगे। देयर फोर डिमांड हमेशा प्राइस से रिलेट करती है। फॉर अ गिवन प्राइस डिमांड टेल्स अस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज दैट प्राइस। एक प्राइस अगर आपके पास है तो वो बताती है कि इस कीमत पर जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो कितना क्वांटिटी खरीदेगा उस प्राइस को देखते हुए। तो ये 2 पॉइंट हुए हमारा। थर्ड है डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। डिमांड एक टाइम पीरियड को देखते हुए एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ कार विल बी क्वाइट डिफरेंट इफ द पीरियड इन क्वेश्चन इज 1 डे, 1 वीक और 1 ईयर। अगर आपसे पूछा आपको कार खरीदनी है, लेकिन कब? आज खरीदनी है, एक हफ्ते में खरीदनी है, एक साल में खरीदनी है। तो डिमांड हमारा क्या है? एक फ्लो कंसेप्ट है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो हमारा फ्लो होता है। जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किया जाता है, अभी के अभी, वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। फ्लो मतलब फ्लो इज एनी वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस पर यूनिट ऑफ टाइम, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो ऐसा कंसेप्ट जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है उसे हम फ्लो कहते हैं। वी मस्ट ऑलवेज एक्सप्रेस डिमांड एज सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम। हम एक पीरियड के दौरान अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं, 200 कार पर डे या 1400 कार पर वीक या 73,000 कार पर ईयर। थस डिमांड डज नॉट रेफर टू अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज। एक बार आपने खरीद लिया ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ परचेज है। तो आपने 3 चीज़ देखी है आपने।
थस इफ वी से दैट डिमांड फॉर अ कार इज 200, इट इज़ एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। हमने कहा कि जो कार की डिमांड है वो 200 है, तो एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्यों? द टर्म डिमांड इज टोटली मीनिंगलेस विदाउट रेफरेंस टू द प्राइस। हम यहाँ पर आपने प्राइस नहीं देखी, टाइम पीरियड नहीं देखा, ठीक है। तो आपने तीन चीज पढ़ा, तीन स्टेटमेंट पढ़े, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ डिमांड की आपकी जो डिमांड है वो कितने कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द गुड्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ द, ये सारी चीज़ों पर हमारी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला दे रखा है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। We may consider the demand for a commodity from the individual point of view or from the market point of view। हम डिमांड को किसी एक इंसान पर रख के भी देख सकते हैं और मार्केट में जितने लोग हैं उनके ऊपर भी रख के देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी बाय अ सिंगल कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कोई एक इंडिविजुअल कितनी प्राइस वाले गुड्स को कितना खरीदना चाहता है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो क्या कह रहा है? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक इंडिविजुअल जो एक इंसान है वो कितनी प्राइस वाले गुड्स कितनी मात्रा में खरीदता है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस होल्ड इन इकोनॉमिक्स। हम इंडिविजुअल कंज्यूमर को अपने इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड भी कहते हैं। देयर फोर इंडिविजुअल डिमांड इज द सेम थिंग एज हाउस होल्ड डिमांड। तो जो इंडिविजुअल डिमांड है वो हमारी हाउस होल्ड डिमांड है। फॉर इंस्टांस द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क परचेज पर डे बाय योर मदर एक इंडिविजुअल डिमांड है। आपकी जो मम्मी है जो डेली मिल्क की कितनी मात्रा परचेज कर रही हैं वो एक इंडिविजुअल डिमांड है। The sum total of demand by all the household or individual is known as the market demand। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, सबकी डिमांड का टोटल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का मतलब है मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की कितने कितने प्राइस पर वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, सबको जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द total quantity of a commodity that all the household are willing to buy at various price during a given period of time। तो मार्केट डिमांड का मतलब है वो टोटल क्वांटिटी, जितनी भी कमोडिटी की क्वांटिटी है, जितने भी हमारे मार्केट में कंज्यूमर्स है वो सब खरीदना चाह रहे हैं, उसका जोड़ हमारा मार्केट डिमांड कहलाता है। फॉर इंस्टेंस टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच ऑल द बायर्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस पर डे या वीक, उसे हम कहते हैं हमारा मार्केट डिमांड। यानी कि मार्केट में जितने भी बायर्स हैं जो दूध की मात्रा को खरीद रहे हैं, दूध को खरीद रहे हैं, उसका जोड़ कर दोगे, उनकी डिमांड का जोड़ कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। फिर सेकंड दे रखा है एक्स एंड और एक्स पोस्ट। एक्स एंड का मतलब है इच्छा या प्लान, सोच रहे हो अभी आप, और एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल। तो एक्स एंड डिमांड रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर वांट टू और विलिंग टू बाय ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक्स एंड डिमांड हमारी वो डिमांड होती है जो कंज्यूमर चाहता है इतना खरीदना एक साल के अंदर, उसे हम कहते हैं एक्स एंड डिमांड। इट इज़ द प्लान और डिज़ायर अमाउंट ऑफ डिमांड। इसे हम प्लान डिमांड भी कह सकते हैं और डिज़ायर डिमांड भी कह सकते हैं। और एक्सपोज का मतलब वो गुड्स के अमाउंट जो कंज्यूमर एक्चुअली परचेज करता है स्पेसिफिक पीरियड में, उसे हम कहते हैं एक्सपोज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द गुड्स एक्चुअली बॉट। कितना गुड्स खरीदने की सोच रहा है वो एक्सटेंट है, कितना एक्चुअल में खरीदा है वो एक्सपोज्ड है। The amount of the goods actually bought is not the same as the amount that the consumer want to purchase। हमेशा जितना गुड्स आप खरीदना चाह रहे थे और जितना एक्चुअल में खरीदा वो सेम नहीं होता। If the commodity is not available in adequate quantity, the quantity actually purchased will be less than the quantity the consumer desire to purchase। अगर आपको जितना मात्रा में गुड्स खरीदना था उतनी मात्रा में अवेलेबल है ही नहीं तो अब आपको कम खरीदना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका एक्स एंड है वो ज़्यादा होगा और एक्स पोस्ट है वो कम होगा। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। आपने एक गुड्स खरीद लिया, अब जो एक गुड्स खरीदा है उससे खरीदने से दूसरे की भी डिमांड बनी। आपने ब्रेड खरीदा तो आपने देखा होगा मोस्टली लोग सिर्फ ब्रेड नहीं खाते, उस पर बटर भी इस्तेमाल करते हैं। आपको दूध पीना है तो दूध में आप चीनी डाल के पीते हो। आपको कार चलानी है तो कार के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं जॉइंटली
या फिर जॉइंट गुड। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, बटर एंड ब्रेड, मिल्क एंड शुगर आर द गुड्स विच आर यूज टू, जो एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। द डिमांड फॉर द गुड्स हैविंग जॉइंट डिमांड चेंजेस साइमल्टेनियसली। फॉर इंस्टांस, अगर डिमांड यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स लीड्स टू साइमल्टेनियसली इंक्रीज डिमांड फॉर पेट्रोल वेज, अगर कार की डिमांड बढ़ती जा रही है तो इससे पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स लीड्स टू फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर गुड्स, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये जॉइंटली गुड्स हैं। इनको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट, दो गुड्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट टाइप के गुड्स हैं हमारे। फिर है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है सर? डिराइव डिमांड का मतलब होता है द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कम्युनिटी इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी पर्सन ने किसी दूसरी जगह कुछ डिमांड करी और उसके डिमांड करने से कुछ और कम्युनिटी की जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान घर बनवा रहा है, अब घर बनवाने में स्टील है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, वुड है, इन सब की इस्तेमाल होगा, तो ये डिराइव डिमांड है। किसी पर्सन ने आपकी दुकान पर कपड़े खरीदे, अब उसने कपड़े खरीदे, अब आपको और कपड़े बनवाने पड़ेंगे, सिलवाने पड़ेंगे, तो ये हमारा क्या है, डिराइव डिमांड कहलाता है। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है, फॉर इंस्टांस डिमांड फॉर स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड्स एक डिराइव डिमांड है। डिराइव ये कहाँ से आई है, हाउसेस की वजह से और बिल्डिंग्स की वजह से, है ना, हाउसेस बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, इसीलिए इनकी डिमांड आ रही है। डिराइव डिमांड जनरली रिलेट्स द डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन। डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन सच एज लेबर इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस विद दिस फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि डिराइव डिमांड जो होती है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों से हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि आपका लैंड है, लेबर है, एंटरप्रीन्योर है, कैपिटल है, इन सब की वजह से। फिर आता है आपका कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स की डिमांड जिसके काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं। डिमांड फॉर गुड्स डेट हैव मल्टीपल यूजेस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। ऐसे गुड्स की डिमांड जिसके काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल, द डिमांड फॉर स्टील राइजेस, क्यों? क्योंकि उसके काफ़ी सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, ये बर्तन वगैरह में इस्तेमाल हो सकते हैं, बस की बॉडी में इस्तेमाल हो सकते हैं, कूलर में इस्तेमाल हो सकते हैं, कार में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कंपोजिट डिमांड का मतलब है कि उसकी डिमांड सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही, काफ़ी सारे उसके यूज़ हैं, उस वजह से उसकी डिमांड आ रही है, ऐसे को हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। Thus, a commodity is said to have composite demand when it can be put to several alternative uses. In the case of composite demand, a change in the price of such a product would lead to a large change in demand. अब कम्युनिटी सेट टू कंपोजिट डिमांड, जब इसके हम बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे केस में अगर इसकी प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मोर ओवर, इनकी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ वन यूज डिक्रीज अवेलेबिलिटी फॉर द अनदर यूज। अब अगर आप इसका इस्तेमाल किसी एक जगह ज़्यादा कर रहे हो तो किसी दूसरी जगह इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, इंक्रीज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज विल रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कॉमर्शियल। अगर घरों में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है तो जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए बिजली का इस्तेमाल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये सारे आपके डिमांड्स के टाइप हैं, कौन कौन से डिमांड के टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एक्सेंट, एक्सपोस्ट, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड। तो ये एक तरीके से पहला पार्ट है, पार्ट में बनाएंगे ताकि बच्चों को समझ में भी आए, वीडियो भी छोटी रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको पहली वीडियो। आगे भी अब कंटिन्यू पूरा कोर्स डालूंगा मैं आपकी इकोनॉमिक्स का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब तक चाहे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।